जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड वोटिंग से चुनाव आयोग बेहद खुश है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि बम्पर वोटिंग ने प्रदेश में जल्द ही असेंबली चुनाव कराने की प्रेरणा दी है। इसीलिए अब चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिकॉर्ड वोटिंग को अपनी सरकार की पॉलिसीज की सफलता माना है। क्या ये दावे सही हैं? मतदाताओं का ये उत्साह क्या कहना चाहता है? ये भारतीय लोकतंत्र में उनके मजबूत आस्था को दर्शाता है या ये किसी किस्म का राजनीतिक गुबार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जस्ट टीवी के स्ट्रेट टॉक में हम समझना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो रिकॉर्ड वोटिंग सामने आई है, जिससे कि चुनाव आयोग काफ़ी खुश है और इसे एक उपलब्धि बता रहा है, इसके क्या मायने समझने चाहिए, क्या मतलब निकाले जाने चाहिए। कुछ सवाल इसीलिए जुड़े हुए हैं जो हम चाहते हैं कि इस पर हम अपने कार्यक्रम के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट के साथ ये सवाल आपके सामने रखते हैं, अपने दर्शकों के सामने, कि कश्मीर में जो लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, इसे किस तरह से समझा जाना चाहिए, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने में किसकी भूमिका या किसको श्रेय दिया जाना चाहिए। क्या 370 हटने से लोकतंत्र के लिए कश्मीर में भारी उत्साह दिख रहा है? क्या रिकॉर्ड वोटिंग को जनता का किसी किस्म का राजनीतिक गुस्सा माना जाए? इसे ऐसे भी देखा जा सकता है क्योंकि जो राजनीतिक विरोधी हैं वो कम से कम इसी तरह की बातें, इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। नीलम चौधरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के मसले को बहुत करीब से समझती हैं, काफ़ी डीपली एनालाइज करती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीलम मैम। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी आर.एस. पठानिया साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी कि बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आप जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटर्स का ये जो उत्साह है, जो उन्होंने एनर्जी दिखाई है, रिकॉर्ड वोटिंग, आपकी पहली ऑब्जर्वेशन इस रिकॉर्ड वोटिंग के लिए क्या है? नेहा, शुक्रिया, आपने हमें इस चैनल में अपने प्रोग्राम में हम लोगों को इनवाइट किया। जहां तक ये वोटिंग पैटर्न का ताल्लुक है, हम इमीडिएटली जम्मू कश्मीर रियासत जो एक टाइम में थी, इस रियासत या जम्मू कश्मीर की जो इमीडिएट इलेक्टोरल हिस्ट्री है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 47 के बाद हम किसी, ये जरूरी नहीं कि आप जम्मू कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं या एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी अदर स्टेट, तो इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है एक इमीडिएटली आपको सामने नजर आ जाती है। 84 में इससे 2% ज्यादा वोट हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। 84 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ, ये जो इस वक्त बारामूला में परसेंटेज हुई, इससे 2% ज्यादा उस वक्त हुई। और इसके अलावा मैंने कल भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये कहा कि हमने 2011 के पंचायत इलेक्शन में, और पंचायत इलेक्शन एक डिफिकल्ट स्टेट में, एक डिफिकल्ट एरिया में, जहां कैंडिडेट्स को ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होती है, वहां 80% पोलिंग हुई 2011 में। 2008 के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में भी काफी वोट हुई है जी। लिहाजा अगर हम वोटिंग पैटर्न, हाँ ये जरूर है, आपके जहन में है, लोगों के जहन में है कि भाई 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये शुरू हुआ, तो मेरा इसमें ये है, मेरा इंप्रेशन ये है कि 5-6 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन से डिप्राइव हो गए, और इनके एस्पिरेशंस जो है वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में लोगों के एस्पिरेशन से डिफरेंट नहीं है। चाहे वो बिजली का मसला है, जॉबलेसनेस का मसला है, बिजनेस सेंटिमेंट डाउन है, रोड्स की सिचुएशन खराब है,
with all the you see things that you say about development, but these are the issues, real life issues जो लोग फेस कर रहे हैं। और लोग जो होते हैं, लोगों का पावर स्ट्रक्चर के साथ जो कनेक्टर होता है, वो एमएलए होता है, वो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पार्लियामेंट मेंबर है। इस जम्मू कश्मीर में ये सब चीजें नहीं है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रहे नहीं। अब 370 को हम ज्यादा इसमें, मैं पर्सनली उसको ज्यादा इसमें इस डिस्कशन में नहीं लाता हूं, क्योंकि अगर पहली बार होता है कि लोग वोट डालते तो हम कहते कि ये इसकी वजह से हुआ। हमने इससे पहले भी यहाँ पर, हालांकि जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है, इसमें एक डेफिसिट रहा है, लेजिटिमेसी डेफिसिट बहुत सारे इलेक्शंस में। वो 370 से हटने से पहले भी वो इलेक्शंस हुए या इमीडिएटली आफ्टर 1947 हुए, ऐसा तो है जी। लेकिन फैक्ट द मैटर ये है कि लोग यहाँ पर काफी डेस्परेट है। वो जम्मू में है, वो श्रीनगर में है, वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, वो इमीडिएटली नेसेसिटी है लोगों की, एक बात जी। और दूसरी बात जो मैं कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि ठीक है कि साहब एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी आप कहेंगे कि जो आउटफिट्स, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल आउटफिट्स बायकॉट की कॉल दे रहे थे जी। वो चाहे वो पॉलिटिकल सीन से हट गए या जमात इस्लामी जैसे कल से ये हम सुनते आ रहे हैं कि वो ओपनली, हालांकि वो 72 में उनके 5 एमएलए थे असेंबली में, वो एज सच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं थे, या और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। उससे जरूर ये है जी कि एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इलेक्शंस का जब ये सब कुछ चल रहा है तो अनंतनाग में 2 डिफरेंट प्लेसेस पर किलिंग्स हुई। राइट। सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी एक सेंटिमेंट होता है, सिक्योरिटी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। इमीडिएटली वो डिस्टर्ब हो सकता है किसी भी जगह, और मोर सो इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वो कहने के बावजूद भी शायद लोगों की, वोटर्स की कॉन्फिडेंस में किसी हद तक इजाफा है, वो मैं डिनाई नहीं करूंगा। बिल्कुल, लेकिन आप मानते हैं कि ये कहना, आई विल स्टॉप हियर, ये कहना कि ये सब कुछ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का फॉल आउट है, उसका नतीजा है, ये मिसलीडिंग भी है और गलत भी है। इसके आर्टिकल 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस, डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल पावर के एस्पिरेशंस, इकोनॉमिक पावर को रिटेन करना उसके एस्पिरेशंस, जॉबलेस इकोनॉमी जो आजकल है पूरे देश में, उस इकोनॉमी कैसे बच्चों को रोजगार, लाइवलीहुड के इश्यूज है, वो एस्पिरेशंस यहाँ के यूथ, यहाँ के पेरेंट्स इसी तरह से है जो यूपी में है, हरियाणा में है। लेकिन मेरा एक सवाल ये आ रहा है प्रोफेसर मोहम्मद वानी कि मुल्क के अगर अन्य हिस्सों में देखा जाए तो जो वोटिंग है उसमें पहले से जो है कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वोटिंग ज़्यादा है। इसीलिए कह सकते हैं कि देश के अन्य जो राज्य हैं, प्रदेश है, उससे जम्मू कश्मीर एक अलग बर्ताव कर रहा है, यहाँ का मतदाता अलग बर्ताव कर रहा है। नीलम चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस रिकॉर्ड वोटिंग को कैसे देखती हैं। प्रोफेसर मोहम्मद वानी ने तो इनकार किया है कि इसको 370 से जोड़कर देखा जाना गलत होगा। नीलम मैम। नेहा, ये सही है कि हम इसको 370 के साथ तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर हम इसको 370 के साथ जोड़ते तो भाजपा अपने कैंडिडेट्स वहां खड़े करती। भाजपा उस वक्त के जो कैंडिडेट्स हैं वहां से नदारद हैं कि किसी का नॉमिनेशन नहीं आया भाजपा की तरफ से, या तो उन्हें कैंडिडेट्स मिले नहीं या वे भाजपा के टिकट पर लड़ना नहीं चाहते थे। तो पहली बात तो ये कि जिस 370 के नाम पर और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पर पूरे भारत में वोट मांगे जा रहे हैं, वो चीज फिर कश्मीर में भी होनी चाहिए थी, या तो बल्कि ज्यादा जमदार तरीके से होनी चाहिए थी। तो पहली बात तो ये। दूसरा, जैसा अभी प्रोफेसर वानी ने कहा कि हाँ 84 में अच्छी वोटिंग हुई थी, अब से ज्यादा, लेकिन जैसे ये कि हम देखते हैं कि 2-3 दिन में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाता है तो फिर ये उसको एक्सीड कर जाएगा, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर जैसा अभी आपने कहा कि पूरे भारत को देखें और कश्मीर को देखें, स्पेशली बारामूला की जिसकी अभी हमारे पास वोट परसेंटेज आई है, कि उसमें ज्यादा क्यों हुआ। उसमें आप एक चीज और देखिए कि एक कुछ तो एस्पेक्ट्स अभी वाणी जी ने आपको ऐड करा दी। इसमें मैं एक और जिसको एक डार्क हॉर्स, एक कैंडिडेट है इंजीनियर रशीद, जो कि जेल से लड़ रहे हैं, और 5 अगस्त 2019 को जब 370 एब्रोगेट हुआ था
उसी के कुछ दिनों बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और वो एक पहले हाई प्रोफाइल लीडर थे जिनके ऊपर की ये जो एनआईए ने केस बनाया था, ये कुछ फंडिंग का केस था, और तब से वो जेल में हैं। वो खुद वहां से एमएलए रहे हैं 2008 से 2018 तक। तो अभी जेल से उन्होंने नॉमिनेशन किया, तो उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10-12 दिन से बहुत अच्छी कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उनकी कैंपेनिंग का नारा क्या है? जेल का बदला वोट से। तो मतलब वोट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, उनके इस नारे ने, उनके इस जज्बे ने युवाओं को उनके साथ जोड़ा है। उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेनिंग की है। उस कैंपेनिंग ने ना केवल जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बल्कि 35 से 40 जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, इस उम्र के लोग भी, उन्होंने भी काफी अच्छी वोटिंग की है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जबरदस्त फैक्टर है, जिसकी वजह से कि जो थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट है वोटिंग का, वो हमें नजर आया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने कहा जेल का बदला वोट से, तो ये कमोबेश अरविंद केजरीवाल की भाषा में ही कैंपेनिंग मुझे नजर आती है, जो कि वहाँ पर कश्मीर में भी हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता के पास पठानिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएस पठानिया। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो बात यहाँ पर प्रोफेसर वानी और नीलम चौधरी ने रखी है, आप इन बातों का क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो लगातार इसे अपनी उपलब्धि बताती रही है, चुनाव आयोग भी इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। जी नेहा जी, धन्यवाद मुझे अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट रखने के लिए। पिछले तकरीबन 2 हफ्ता से मैं वैली में हूँ, कश्मीर में। इसके पहले भी जम्मू में भी इलेक्शनियरिंग में पूरा पार्टिसिपेट किया है। वर्ष 2014 से लेके 19 तक विधायक का कार्यकाल भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ विधानसभा रामनगर से जी। तो ये 5 अगस्त 2019 का जो फैसला, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इस 5 अगस्त 2019 का फैसला, जिससे धारा 370 जो देती कुछ नहीं थी, जो सिर्फ छीनती थी, विच वॉज प्योरली स्लोगन, और कुछ सेल्फ स्टाइल्ड जो स्पेशलिस्ट और जो एडवाइजर, इन्होंने इसके बारे में हवा बना के रखा था। मैं जरा 1 मिनट आपसे लूंगा अनइंटरप्टेड। धारा 370 भारत के संविधान में एक टेम्परेरी प्रावधान के तौर पर लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोले थे कि दिस इज अ टेम्परेरी प्रोविजन। अल्टीमेटली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने खुद ही बोला कि धारा 370 को लाना, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने एक बहुत ही एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच की। स्पीच के बाद उनके कुछ एक्शंस भी थे, उनकी सरकार गिरानी पड़ी, उनको जेल जाना पड़ा। 1963 में जवाहरलाल नेहरू खुद पार्लियामेंट में बोले, ये इतिहास है, तारीख है, फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोट कर रहा हूँ, कि 1963 में संसद में बोले जवाहरलाल नेहरू की आर्टिकल 370 मोर और लेस डेड, इट इज जस्ट ए शेल। पार्लियामेंट में कहा, अब इसमें कुछ रहा नहीं। ठीक है। नरसिम्हा राव बोले घिसती घिसती चले जाएगी, मोरारजी देसाई बोले घिसती घिसती चले जाएगी। 5 अगस्त 2019 को जो इसका स्टेटस था, ये जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ था ओनली ऑन 3 पॉइंट्स। लेकिन 5 अगस्त 2019 को पोजीशन ये थी, आप सबके ध्यान में ले आऊं, कि आउट ऑफ 97 एंट्रीज इन द यूनियन लिस्ट 94 अप्लाइड। तो तकरीबन भारत का संविधान यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये एक टैबू यूज किया जाता था सेशनिस्ट सेपरेटिस्ट लोगों ने। जम्मू कश्मीर में एक, जिसे कहते हैं, एक दुर्व्यवहार, एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट फ्यूल कर रही थी। अल्टीमेटली ये टैबू गया। इस टैबू के बाद भारत सरकार ने टेरर को कंट्रोल करने में एक बहुत ही लैंडमार्क फैसले लिए, सख्ती के साथ टेरर को डील किया है, जिनका नतीजा है ये हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट। ये हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट को अपने आप से नहीं आ गया, हमें बोल्डली एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। पीडीपी का कैंडिडेट कह रहा है कि हालात सुधरे हैं, पर वानी जी ने जो 1984 की बात रखी है, पठानिया सर, इफ दे आर सेइंग कि हालात सुधरे हैं, तो एडमिट करने में कौन सी परेशानी है हमको उसमें? पिछले 30 बरस का अपने आप का हिस्टोरिक मैंडेट, वाज इट नॉट देयर इन 1984? टर्नआउट है। व्हाई शुड वी एक्सेप्ट? जम्मू कश्मीर के लोग, डेमोक्रेसी जीती है, और गन ब्लड बंद, और जिसे कहते हैं ब्लडशेड, ये बंद हुआ। सबसे पहला हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट। नंबर 2, वायलेंस फ्री है। नंबर 3, को बंद और बाइकआउट का कॉल नहीं है। और नंबर 4, ये दी मोस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पोल बाइकआउट को प्रोपेगेट करते थे पिछले 10, 20, 30 साल में, जमात इस्लामी, उन्होंने भी इस बार इलेक्शन में आने की इच्छा जाहिर की, और साथ ये भी कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से की जा रहे हैं। तो इसको कम से कम कॉलेज जीते जो मर्जी। अब जहां तक मेरे मित्र, कुछ साथी, मेरे को पैनलिस्ट कहते हैं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना, किसी कैंडिडेट को खड़ा करना या जितवाना, वो सेकेंडरी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राइमरी है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करना। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता है पीस, अमन जम्मू कश्मीर में आए।
भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता है जम्मू कश्मीर में विकास हो, डेवलपमेंट हो, जम्मू के युवा, जम्मू की महिलाएं, जम्मू के फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। तो दिस इज द व्यू पॉइंट, वन शुड नीड टू एक्सेप्ट इट। मुझे लगता है कि हम बंद कमरे में बैठ के सलाह देने बंद करके लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों से मिले। तो पिछले 2 हफ्ता से वैली में हूँ और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मैं तो नहीं बोलूंगा 100%, बट देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंगस्ट द पीपल, पीपल फील बेटर एंड पीपल थैंक नरेंद्र मोदी जी कि नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये जो सारा माहौल बदला है, कश्मीर बदला है, माहौल बदला है। और जहां तक कैंडिडेट लड़ने की बात है, बेफिक्र है, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट पे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। आज मैं आपको चैनल पे बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा जम्मू कश्मीर। यानी विधानसभा की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, इसलिए लोकसभा में जो है मैदान में उतरना उसने अभी फिलहाल जो है इससे परहेज किया। क्या ये बात मानी जा सकती है? देखिए, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने एक रिन्यूएड फोकस के साथ काम किया है। आई जस्ट साइट एन एग्जांपल, आयुष्मान भारत पूरे भारत में सर्वे है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 100%। जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर भी है, गवर्नर भी है, वो भी आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी है, जिसका मतलब है कि 5 लाख रुपया पर साल का कैशलेस इंश्योरेंस फॉर हेल्थ पर्पसेज। द सेम इज द केस विद जम्मू कश्मीर में एम्स, द ओनली स्टेट जिसके पास 2 एम्स हैं, 2 ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू कश्मीर में खोले गए, IIM, IIT, 2 रिंग रोड, 2 स्मार्ट सिटी। एक ऐसा प्रांत है जहां 2 स्मार्ट सिटी, एक जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम नॉट फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, हम पीस के लिए, हम डेवलपमेंट के लिए, हम नेशनलिज्म की स्ट्रेंथनिंग के लिए, वी आर नॉट पावर हंग्री, पर्टिकुलरली सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड। इफ नॉट बीजेपी देन हु? पठानिया सर, इफ नॉट बीजेपी देन हु यू आर सपोर्टिंग देयर? देखें, अब आपका सवाल मुझे होना चाहिए था कि आप 2 हफ्ते से कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आई विल रिस्पॉन्ड। जम्मू कश्मीर ने सफर किया है पिछले 6-7 दशकों से। कुछ परिवारवादी, डायनेस्टी ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टियां, करप्ट पॉलिटिकल पार्टियां, एक्सपोज्ड पॉलिटिकल पार्टियां, जिनका कोई नैरेटिव नहीं है, जिन्होंने हाफ ट्रुथ्स, कोएक्सिस और हेल्यूसिनेशंस की राजनीति की है जम्मू एंड कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार इसके विरुद्ध एक विगरस कैंपेन जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं और इन तीनों को हराने की स्थिति परिस्थिति में जो भी कैंडिडेट है उसे लोग आजादाना, जिसे कहते हैं, अपनी तरफ से वोट डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई अलायंस, इलेक्टोरल अलायंस या कोई एडजस्टमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन कम से कम हम इन 3 पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, स्पेस पे रखने के लिए वी आर रनिंग ए विगरस कैंपेन और हमें अपार जन समर्थन हमारे जनसंपर्क में हमें मिल रहा है। बिल्कुल, जनसंपर्क में बीजेपी को अपार समर्थन मिल रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद वानी, आप बीजेपी के जो प्रवक्ता उन्होंने अपनी यहाँ पर बातें रखी हैं, अपने पॉइंट्स गिनाए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, इन्होंने टूरिज्म की बात की है, इन्होंने पॉलिसीज़ की बात की है, जन समर्थन की बात कही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और मैं इसके साथ ही एक और सवाल जोड़ना चाहूँगी कि इस वक्त वहाँ पर जो विपक्ष है, चाहे वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, किस तरह की उनकी स्थिति देख पा रहे हैं? क्या जन समर्थन उनके साथ दिख रहा है या आपका आकलन क्या है? जहाँ तक जितने भी इश्यूज यहाँ रेज हुए, मैं तो एक एकेडमिक हूँ और बंद कमरे में नहीं हूँ। अलबत्ता हम लोगों का काम ये होता है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मार्केट्स में जाते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो 5-10 साल से बिल्कुल बेकार पड़े हैं और मुश्किल से उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी नहीं मिल रही। पहले वो क्या जॉब करते हैं? जम्मू कश्मीर का, मैं कहता हूँ, सी बात है, जम्मू कश्मीर का हाल नहीं है जी, क्योंकि मैं इंडियन पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, लिहाजा मुझे ये पता है कि पूरे देश में कुछ इश्यूज जो है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी है, वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में बेरोजगारी जी। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो रिपीटेडली यहाँ पर दोबारा इसकी रेफरेंस देखिए, 370 1948 से लेकर 1953 तक रियासत जम्मू कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी, एक हिस्टोरिकल फैक्ट, 48 to 53 यू हैड प्राइम मिनिस्टर भी था, सदर रियासत भी था, इलेक्शन कमीशन भी था, अपना सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट काफी कम था।
ये बहुत सारे लोग कम मानते कि 48 to 53। उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी हिंदुस्तान के गंडोविया साहब ने किताब लिखी और किताब में ये लिखा कि हम लोगों ने गलती की कि जम्मू कश्मीर में वी शुड हैव आस्क्ड पीपल वेदर दे गो दिस साइड दैट साइड बिकॉज़ वी कैन विन हैंड्स डाउन। इतना प्रो इंडिया सेंटीमेंट फ्रॉम 48 to 53। अब मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ हम 1990 स्टेट पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के बेसिस पर आपसे कहता हूँ 1990 से यहाँ ऑटोनॉमी और 370 पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ और ये यहाँ के नैरेटिव में ही नहीं जी। पर्टिकुलर वैली में मैंने किसी और चैनल में भी ये कहा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू आस्क फॉर आर्टिकल 370 टू स्ट्रेंथन टू ऑटोनॉमी जी। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1996 में हुकूमत बनाई और 2 ऑटोनॉमी कमेटीज बनाई, अगर कुछ थोड़ा डिस्कशन हुआ वो जम्मू में हुआ। कश्मीर में बिल्कुल कोई डिस्कशन उस पर हुआ नहीं क्योंकि लोगों का नैरेटिव कुछ और था, पीपल वर आस्किंग फॉर समथिंग एल्स। अब चूंकि बीजेपी का एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक था जी, जैसे कि उनको और भी सारे इश्यूज है, वी विल लीव इट फॉर देम कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ अब पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री है जी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंटल नैरेटिव जो है वो ग्राउंड रियलिटीज से काफी दूर है। मैं डेवलपमेंट पे आऊंगी वानी साहब आएंगे और पूरी बात सुनेंगे कि वानी प्रोफेसर वानी जो है वो जम्मू कश्मीर की विकास को लेकर क्या मुद्दा यहाँ पर सामने रखना चाहते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं ताकि बीजेपी के आला कमान जो हाई कमांड है उन तक बात पहुँचाई जा सके कि आम मतदाता जो है वो चाहता क्या है बीजेपी से या फिर केंद्र में जो भी सरकार बनकर आएगी उससे। प्रोफेसर मोहम्मद वानी जी के पास मोहम्मद वानी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये ऐसा नहीं है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, पूरा प्रदेश ही क्यों ना हो, ये स्टेटहुड एक की मसला है, एक की फैक्टर है, एक की इशू है जिस पर ये वोटिंग हो सकता है कि इसी को के जरिए मतदाताओं ने ये कहना चाहा है कि हमें अपनी असेंबली चाहिए, हमें अपना विधायक चाहिए, हमें अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए। अनम्यूट कर ले खुद को जी। मुझे 8:30 बजे करना है नेहा जी, मुझे 8:30 बजे के लिए करना, आपने 8 से 8:30 मुझे कहा था जी। तो इफ यू परमिट मी या गुल मोहम्मद जी को सुन ले। One question then I would like to ask you पठानिया साहब, पिछले मुझे याद है गुल मोहम्मद जी को प्लीज गुल मोहम्मद जी को सुन ले प्लीज आप उनको। ठीक है मोहम्मद जी आप बात पूरी करिए फिर अगला सवाल पठानिया जी से। जी जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है मैं ये भी कहूंगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरे देश में कि ये एक स्पेशल स्टेट थी, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, लिहाजा इसमें और भी सारी चीजें थी। बहुत कम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मोस्ट डिसएम्पावर्ड स्टेट थी इवन अंडर आर्टिकल 370। और इस वक्त जो डिमांड है, चाहे इंटेलिजेंस है, चाहे जम्मू के लोग हैं, वैली के लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब हमें इक्वल स्टेटस चाहिए। जो यूपी, जो तमिलनाडु का ट्रीटमेंट है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का ट्रीटमेंट है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, वो हमें भी होना चाहिए। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यहाँ ज्यादा अनइलेक्टेड गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, एक जमाना ये भी था जी कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी जैसे हिमाचल प्रदेश है और ये एंटाइटलमेंट थी इस रियासत की 90% ग्रांट्स, 30% अलोन। बाकी तमाम हिल स्टेट्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये अल्टर हुआ। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 30% ग्रांट्स हुआ और 90% एड हुआ इस रियासत को, जबकि ये स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेशल प्रिविलेज्ड ये स्टेट थी। ये एक जबरदस्त एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही। और दूसरी बात ये भी है, और हम ये लोग ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई 370 हटने के बाद क्या जम्मू में ये डिमांड नहीं है कि लैंड राइट्स, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना स्टेटहुड और यही चीजें पठानिया जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि इनके पास वक्त का अभाव है। पठानिया जी किस तरह से जवाब देना चाहेंगे कि जो देश के अन्य पहाड़ी प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ पर इस तरह का नियम है लेकिन जम्मू कश्मीर से वो छीन लिया गया या फिर उसे ऑल्टर कर दिया गया। पठानिया जी जी, आप
मैंने पहले ही अर्ज किया इसमें कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जिसे हमेशा केंद्र सरकारों ने स्पेशल स्टेटस तो था ही, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट इसको मिला है। मैं जिन दिनों विधायक था, मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑल्सो, उत्तर प्रदेश के बराबर ग्रांट इन एड, उत्तर प्रदेश से ज्यादा, सबसे ज्यादा बिगेस्ट जो ग्रांट इन एड, जो भारत सरकार की ग्रांट इन एड आती है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को आती है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। बट जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा ग्रांट इन एड आज तक मिली। जहां तक पीएमजीएसवाई का आप डेटा लेके चलें या बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का डाटा लेके चलें, तो पर कैपिटा पर पर्सन के साथ अगर कंपेयर करें तो जम्मू एंड कश्मीर अगेन दी लीडर। जम्मू एंड कश्मीर को हमेशा स्पेशल दिया गया है। ये 70-30 और 90-10 वाला अरेंजमेंट भी पिछले दिनों क्रिएट किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतना परफॉर्मेंस आ नहीं रहा था। जम्मू कश्मीर में इतनी क्लीनलीनेस जिसे कहते हैं, एक फंड्स की एक स्पेंडिंग की एफिशिएंसी इतनी आ रही थी, वो एक पार्ट है, आई एक्सेप्ट दैट। जहां तक दूसरी आप बात कर रहे हैं कि बाकी स्टेट, अब आपने खुद बात की कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे से? अगर आप एक माहौल बना देंगे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में कि भाई वहां से हम किसी को आने नहीं देंगे, हम आएंगे तो उसको स्टेट सब्जेक्ट के नाम पे हम उसको डराएंगे, हम उसको प्रॉपर्टी नहीं लगाने देंगे, हम इसे अपना एक एंटरप्राइज ही बना के रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एक हैज नॉट बीन एबल टू ब्लूम एंड ब्लॉसम इन इट्स फुलेस्ट कलर्स। जम्मू कश्मीर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये मैं यूनिवर्सली सवाल पूछता हूँ हर राजनेताओं से, जम्मू कश्मीर बेंगलोर क्यों नहीं बन पाया? जम्मू कश्मीर एक आईटी कैपिटल हैदराबाद क्यों नहीं बन पाया? जबकि इतना खूबसूरत एरिया है, इतना खूबसूरत मौसम है। जम्मू कश्मीर की हालात ये है साहब कि 5 अगस्त 2019 तक जितना रेवेन्यू रिसीट है जम्मू कश्मीर का, ये मैं अपने बजट स्टडी से आपको कह रहा हूँ, 5 अगस्त 2019 तक जितना बजट रिसीट है उससे मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दे सकता जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर कब सेल्फ सफिशिएंट होगा? जम्मू एंड कश्मीर कब ब्लूम करेगा? ये तो एग्जैक्ट वही आर्गुमेंट आ गया, जैसे कुछ लोग तो यहाँ की हिंदुस्तान लिबरलाइजेशन नहीं करे, हिंदुस्तान में ऐसा हो जाएगा, हिंदुस्तान में वैसा हो जाएगा। और आज उस वक्त, चाहे मेरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस वक्त अगर मजबूत फैसला लिया, जिसका नतीजा है कि आज 20-30 ईयर्स के बाद भारत एक ब्लूम कर पाया, भारत एक ओपन इकोनॉमी बना है। तो जम्मू कश्मीर क्यों ना ओपन अप हो? हम इस नैरो माइंडेड और पैरोकियल कंसीडरेशन से बाहर आए, जम्मू कश्मीर को ब्लूम एंड ब्लॉसम करने दें। और इन 5 साल में जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर की नौकरी चले जाएगी, जम्मू कश्मीर की जमीन चले जाएगी, कोई जमीन किसी की गई नहीं, उल्टा नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी आया है। गुल मोहम्मद साहब एग्री करेंगे मेरे से, मैडम आपके लिए भी एक नई बात होगी, यहाँ डीएसपी तहसीलदार नहीं, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैकडोर से लगे हैं जम्मू कश्मीर में। क्लास 4 की तो बात ही आप छोड़े उसमें। तो ये तो एक अपना, ये किस रियासत में नहीं हुआ? जी एक्चुअली शुड नॉट बी, इस रियासत गुल मोहम्मद साहब शुड नॉट बी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, कोई रियासत अगर करे, मैं कहीं डिफेंड नहीं करूंगा किसी रियासत को। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट it cannot be manipulated by the people who are the party in power. It cannot be manipulated. Everybody has a right to compete. You cannot snatch everybody's right to compete. आप डीएसपी एसपी बैकडोर लगाएंगे, ये ब्लॉसम कैसे करेगा? ब्लॉसम कैसे करेगा? आप एक ही परिवार का मिनिस्टर बनेगा, उसी परिवार का अफसर बनेगा, उसी परिवार का जुडिशरी में चला जाएगा, ये तो मजाक, ये तो मोनोपोली हो जाएगा ना। जम्मू कश्मीर कैसे ब्लूम करेगा? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस नए माहौल में, एक इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर ब्लूम कर रहा है, जम्मू कश्मीर ब्लॉसम कर रहा है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में एक अप स्विंग आया है पिछले 5 वर्ष में। हाँ, जो आपकी बात ठीक है, थोड़ी सख्ती हो रही है, उस वजह से चुनाव भी 3-4 वर्ष से नहीं हो पाए, जल्दी असेंबली के चुनाव भी होंगे, दिल्ली में मोदी सरकार होगी, और जम्मू कश्मीर के चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की एक डेवलपमेंटल तहरीक में एक नया सफा लिखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर नई ऊंचाई छुएगा, और जो भी आई कॉल जम्मू एंड कश्मीर एज ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज, ये जितने भी फेल्ड अपॉर्चुनिटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर फिर रिक्लेम करेगा। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद चाहूंगा। मेरी कहीं बात कभी ज्यादा मेरी एक्सट्रीम चला गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। किसी को ठीक ना लगे, बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत धन्यवाद। और मोहम्मद वानी के पास मैं चाहती कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें, उसके बाद नीलम मैम जो लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं उनसे भी अगला सवाल लेंगे। प्रोफेसर वानी, मैं चाहती हूँ कि आप जो बात वहाँ रखना चाहते थे, बीजेपी की प्रवक्ता ने जो दावे किए हैं, आप संक्षेप में थोड़ा सा लिमिटेड वर्ड्स में आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं नीलम जी के पास जाऊंगी अगले सवाल के साथ। जी, हमारी लिमिटेड इंटरवेंशन जो है वो ये है कि
what are the takeaways from the two recent elections? जो दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज श्रीनगर और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो वोटिंग हुई या आप अनंतनाग में भी होगी, वो भी तकरीबन इसी पैटर्न पर होगी, हमारा यही अंदाजा है वहां पर भी जी। तो इसमें टेकअवेज क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज तो एक है, वन कि लोग जो है इलेक्ट्रेट वो चाहे जम्मू के हैं, वैली के हैं, और गलत नहीं होगा अगर हम लद्दाख के भी इसमें जोड़ देंगे जी। तो उनकी एक अर्नेस्ट डिजायर है कि जो से पॉलिटिकल राइट्स छीने गए हैं, दोज राइट्स वेदर इट इज इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट या जम्मू कश्मीर स्टेट को रेस्टोर करना और फिर असेंबली के इलेक्शंस करना और बाकी जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस पेंडिंग है, लेकिन पूरा जो पावर डिप्रीवेशन ऑफ पावर हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो उनको रेस्टोर हो जाए जी। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी भी जम्मू कश्मीर मैं मानता हूँ अभी भी पॉलिटिकली एक सेंसिटिव एरिया है। तो इस एरिया में मेरी अपनी राय ये है कि लोगों के जो लैंड रिलेटेड एंजाइटीज है, जॉब रिलेटेड एंजाइटीज है, अभी हमारे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे वो चले गए, लेकिन उनको ये, हम लोगों को भी ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी जगह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए स्टेट का भी एक बैकअप होना चाहिए। एक साहब एक जमाने में उन्होंने 1970 के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा यहाँ कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, हम 90 ईयर्स पर जहाँ जमीन लीज पर देंगे फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। उस पर एक बड़े हंगामा हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली में, और वो कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स उस वक्त कुछ पूछे जो उन्होंने कोर्ट में मामला लिया कि भाई कैसे आप दोगे, लेकिन शेख साहब ने उस वक्त कहा कि हम 90 ईयर्स पर लीज पर जमीन देंगे। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग बिल्कुल इनके डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को, जम्मू कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को कंफ्यूज किया जाता है जी, और फिर इमीडिएटली ये लोग कनेक्ट करते हैं सेपरेटिज्म के साथ, किसी और चीज के साथ जो इनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट या नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को सूट करता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, जो मैंने पहले ही कहा जी, कि भाई कुछ चीजें बड़ी इश्यूज हो सकते हैं, वो हर रियासत में हो सकते हैं, लेकिन जहां तक लोगों के एस्पिरेशन, आप देखो यू हैव ए जॉबलेस इकोनॉमी, जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जॉब्स खत्म हो गई, जॉब्स क्रिएट नहीं होती है। यहाँ पब्लिक सेक्टर एक ही एम्प्लॉयर था जम्मू कश्मीर में, उसकी कैपेसिटी काफी कम हो गई, और यहाँ ये नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस का। फिर बीजेपी ने जो ये कह रहे हैं कि अभी पठानिया साहब की एम्स है, वो है, ये सब कुछ, इस पर इनके, चूंकि मैं एकेडमिक हूँ, मैंने इन लोगों को सुना है, कांग्रेस वालों को भी सुना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो कहते हैं कि साहब कुछ चाहे मेडिकल कॉलेज थे वो गुलाम नबी आजाद के टाइम में आ गए, एम्स उनके टाइम में आ गए, और सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में आ गए। बाकी अभी तक जितना शोर है डेवलपमेंट का वो कंक्रीट टर्म्स में सामने कुछ है नहीं, एक्सेप्ट कि जो चीज का मैग्डमाइज होता है, किसी जगह कोई रोड बनता है, स्मॉल फ्लाईओवर्स बनते हैं या नेशनल हाईवेज वगैरह, वो तो इन लाइक इन एनी अदर पार्ट ऑफ। लेकिन जो कहा जाता है कि साहब ऐसे हुआ बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, हर एक चीज को आर्टिकल 370 के साथ, आफ्टर ऑल आपको हमारे पूरे हिंदुस्तान में 371 भी है, ये इंटरनल प्रोटेक्शन थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनकी जरूरत काल भी पड़ सकती है जी, किसी रियासत में भी पड़ सकती है। बिल्कुल इसको एकदम मुल्क की सालमियत के साथ, नेशनल सॉवरेनिटी के साथ कनेक्ट करना, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, शायद जम्मू कश्मीर की आवाम को जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट क्यों ना हो, किस तरीके से उन्होंने उनके बीच एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की। हालांकि ये ज़रूर एक क्रेडिट बीजेपी को देना चाहिए कि पाकिस्तान जो लगातार इस प्रदेश में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिशें करता आया है, उस पर एक हद तक ज़रूर एक कह सकते हैं कि लगाम लगाई जा सकी है। नीरव, मैं आपसे सवाल नहीं लेती हूँ, ये जो प्रोफेसर वानी ने यहाँ पर बातें रखी हैं कि एक
गलत ही नैरेटिव, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो JKNC हो, PDP हो, इन्होंने मतदाताओं को अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है, ना कि वहाँ की वेलफेयर, वहाँ की जो है डेवलपमेंट, इस पर कुछ फोकस किया गया। नीलम मैम। नेहा देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, उसका आधार क्या बनाया गया था? सिक्योरिटी का। इससे सिक्योरिटी ज्यादा मजबूत होगी, इसलिए एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन पिछले 5 साल में आज हालत देखिए, सिर्फ 5 सीट के लिए 5 फेसेस में इलेक्शंस हुए हैं। एक सीट पर एक फेस में इलेक्शन हुआ है और 5वें फेस में बारामूला सीट पर हुआ, पहली बात। और बारामूला के इलेक्शन से पहले 2 दिन आप लगातार देखिए, बैक टू बैक 2 बड़े इंसिडेंट हुए, जिसमें एक सरपंच का तो जो ID कार्ड देकर उसको शूट किया गया था जी। तो और उससे पहले जो 8 अप्रैल को भी राजौरी का इंसिडेंट हुआ। आप ये तो उससे पहले के भी देखें तो ऐसा तो नहीं है कि इनफिल्ट्रेशन खत्म हो गई है, अभी भी इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो होते रहते हैं। तो जो सिक्योरिटी वाला पॉइंट है वो तो आप उसको नकार नहीं सकते कि सिक्योरिटी भी जो है अभी तक इतनी ज्यादा नहीं हुई है, वो हमें नजर आ रहा है 5 फेसेस में हुआ। दूसरा, स्टेट से यूटी बनाने का एक इकोनॉमिक रीजन दिया गया था, और आप उस वक्त जो सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, उस वक्त उन्होंने करीबन 17 या 18 अगस्त को ही उन्होंने कहा था कि 50,000 नई नौकरियां आएंगी। अब नौकरियां तो कहाँ आएंगी, वो गवर्नर ही बदल गए क्योंकि स्टेट से यूटी हो गया। बल्कि जिस तरीके से प्रोफेसर वानी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में इतनी भारी कटौती हो गई कि इस वजह से भी लोगों में गुस्सा है जी। तो यही चीज है। और एक और चीज इंटरेस्टिंग जो हो रही है, प्राइवेट jobs भी जो अनाउंस तो करते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन वो उनको रखते नहीं है क्योंकि वो दिखाते हैं कि इस तरह से क्रेज बना रहता है। ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जो सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग महसूस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जो दावे किए जा रहे हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पीस लाएंगे, अमन लाएंगे, विकास लाएंगे, लेकिन इन सब कामों के लिए तो इलेक्शंस होते हैं। भाजपा को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़ने चाहिए थे। तो अगर उनके अपने जो 5 भाजपा के 400 हैं तो 405 हो जाते, वो भी पार्लियामेंट में जाते तो जम्मू एंड कश्मीर की बात रखते जी। तो एक तरह से तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप खुद ही ग्राउंड से भाग रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो भाजपा ने मिस किया है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो वो सपना दूसरों को बेच रहे हैं, वो सपना जो है वहां के लोग बाय नहीं कर रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व नहीं हुए। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा था। अभी बात कर रहे थे ना कि इलेक्शन करवाएंगे 23 दिसंबर लास्ट का ईयर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सितंबर से पहले जो है एक तो वहां पे इलेक्शन कराइए, और जो उसका स्टेटहुड का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फास्ट करिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दोबारा जो थोड़ा सा वो सोचे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका दावा नहीं किया कि हम उसको स्टेट बनाएंगे। जबकि इंडिया इतने सालों के बाद, जब से 370 हटाई गई, उसके बाद भी उन्होंने कश्मीर में इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई घोषणा नहीं की। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैम, क्योंकि समय समाप्त हो गया, समाप्ति का इशारा कर रहा है। तो नीलम मैम, आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और बीजेपी की प्रवक्ता आरिस पठानिया, उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना समय दिया स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं ईमेल के रूप में info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।